एवरीवन, माई सेल्फ अमन। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसका नाम है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लिए। इसमें हम आज बैक्टीरिया के बारे में उसकी ए टू जेड डिटेल्स, बैक्टीरिया बैक्टीरिया के टाइप्स, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया हार्मफुल कौन से होते हैं, कौन से यूज़फुल होते हैं, ए टू जेड बेसिक टू एडवांस लेके चलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है सेल की। देखो, सेल बैक्टीरिया भी क्या है, एक टाइप का सेल है। तो सेल दो टाइप्स की होती हैं अपने पास। एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसको आदिम टाइप का बोलते हैं, और एक यूकैरियोटिक सेल यानी जो अपनी एडवांस सेल है। तो एक प्राचीन सेल हो गई, एक एडवांस सेल हो गई। तो प्राचीन को क्या बोला, प्रोकैरियोटिक। नाम से ही पता कर लेना, जैसे प्राचीन, प्राचीन का पी से प्रोकैरियोटिक, और एडवांस का यूकैरियोटिक। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेनली डिफरेंसेस क्या आते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। इसको हमने सेल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यानी जो ऑर्गन्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यानी इसका जस्ट अपोजिट कर देना, जो चीज़ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी, यानी प्राचीन चीज़ की चीज़ें हैं, तो उसमें कई चीज़ें एब्सेंट होंगी, नहीं पाई जाएंगी, लेकिन यूकैरियोटिक में वही चीज़ें पाई जाएंगी। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट। फिर एग्जाम्पल्स क्या क्या है प्रोकैरियोटिक से, मोनेरा हो गए, मोनेरा। और यूकैरियोटिक में क्या आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया आपको ज्ञात होना चाहिए कि मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया के बारे में अब स्टार्ट करते हैं मेन पढ़ाई। देखो, जो बैक्टीरिया है क्या, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। ठीक, तो एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब कि ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, यानी आप साधारण आंखों से अगर देखोगे तो बैक्टीरिया आपको नहीं दिखाई देगा, बाकी प्रेजेंट हर जगह है, हर एक सरफेस पे है। ठीक है, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को देखने के लिए। तो क्या है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा लैक्स न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी हमने अभी देखा कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का आधार होता है, क्योंकि उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता। दूसरी बात, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। तो ये था बैक्टीरिया। इसके अलावा अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हमारा अपना अर्थ बना था तो सबसे पहला आने वाला अर्थ पे जीव यही बैक्टीरिया था, यानी ये अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की पहली फॉर्म थी ये बैक्टीरिया अपने अर्थ पर। इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है, देखो बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज़ बैक्टीरियोलॉजी, क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो ऑप्शंस में आपके मिलेंगे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा प्रियॉन्स हो गए, वायराइड्स हो गए। तो आप हमेशा ऑप्शन लगाना बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, मेनली बैक्टीरिया स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या हुआ, बैक्टीरिया की स्टडी। तो इसलिए बैक्टीरियोलॉजी। अब इसके अलावा बैक्टीरियल सेल को अगर हम जूम करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देगा, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियल सेल की एनाटमी। बैक्टीरियल सेल की एनाटमी, तो बैक्टीरिया को अगर हमने माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो उसके अंदर सबसे पहले हमें बाहरी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और दूसरा आंतरिक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर, उसके अलावा आंतरिक स्ट्रक्चर, यानी दो टाइप हो गए, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, यानी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखो क्या क्या है, सबसे पहले पिलाई दिखाई देंगे इसके बाहर, इसको पिलाई बोलते हैं। उसके अलावा एक कैप्सूल दिखाई देगा जिसके अंदर बैक्टीरिया है। कैप्सूल के बाद फिर सेल वॉल दिखाई देगा। देखो, हम पढ़ते हैं कि मोनेरा में सेल वॉल पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं भी आगे डिटेल में देखेंगे। सेल वॉल के अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, क्योंकि हमें पढ़ा भी कि बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हो गए, नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम हो गया। इसके अलावा हमने देखा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे बिखरा हुआ होता है। देख रहे हो, ऐसे जलेबी जैसा ऐसे पड़ा हुआ है। क्योंकि अब ह्यूमन सेल का अगर बात करोगे तो उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बस ऐसे जलेबी जैसा बिखरा हुआ है। इसको हमने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। इसके अलावा प्लाज्मिड पाए जाएंगे और साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ये सारे मटेरियल्स रखे होते हैं, और एक लंबी सी पूंछ पाई जाएगी जिसके द्वारा बैक्टीरिया मूव करता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। ठीक, तो ये हो गया बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी, जिसमें हम मेन मेन से नाम देख लिए।
अब एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो दो स्ट्रक्चर हमने देखे, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब शुरू करते हैं बाहरी स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक, देखो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, कैप्सूल, यानी एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पूरा बैक्टीरिया का सामान भरा होता है। ठीक, तो ये जो इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक, इसका नाम ही कैप्सूल है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये देखो, और ये आउटर मोस्ट होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, कैप्सूल बनी किससे होती है? तो याद रखना, जिलेटिनस से बनी होती है, जिलेटिन से बनी होती है कैप्सूल। इसको बोलते हैं जिलेटिनस लेयर। यानी कैप्सूल किससे मिलकर बना है? ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इस कैप्सूल किससे मिलकर बना है? इसको बना होता है जिलेटिन से, और इसीलिए इसको बोलते हैं जिलेटिनस लेयर। याद हो गया? तो कैप्सूल क्या हुई? आउटर मोस्ट लेयर। और दूसरी बात, किससे मिलकर बनी? तो जिलेटिन से मिलकर बनी, इसलिए इसको बोला जिलेटिनस लेयर। तो ये हो गया कैप्सूल। फिर कैप्सूल के बाद क्या हमने देखा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में? उस थी सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? देखो, काम क्या होता है? शेप देना। कोशिका भित्ति है जो बैक्टीरिया को शेप दे रखी है, नहीं तो पिचक वचक जाती। दूसरी बात, स्ट्रेंथ, यानी मजबूती देना। फिर प्रोटेक्शन, बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्शन करना बैक्टीरिया का। इसके अलावा बनी किससे होती है ये सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकान से मिलकर बनी होती है। अब देखो दो डिफरेंस याद रखना, कैप्सूल किससे मिलकर बनी हमने देखा? जिलेटिन से। और सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किससे बनी? पेप्टाइडोग्लाइकान से। तो याद रखना ये बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी में मेनली दो बैक्टीरिया पढ़ते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। अब दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही समझ लो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, यानी मोटी होती है। ऐसा कुछ देखो, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये सेल वॉल्स हैं बैक्टीरिया की। और ये किसकी है? ग्राम पॉजिटिव की। देखो 4 लेयर में काफ़ी मोटी सी सेल वॉल दिखाई दे रही है आपको। लेकिन जो ग्राम निगेटिव होता है इसमें सेल वॉल थिन होती हैं। अब कोई भी चीज़ देखो, यहाँ पर जो सेल वॉल है ये क्या करिए, बाहरी चीज़ों से अंदर आने से और अंदर की चीज़ों को बाहर जाने से रोक रही है। ठीक है, तो ये मोटी भित्ति हो गई। तो सिंपल सी बात है कि ये बाहर अंदर से जो टॉक्सिन पदार्थ है उनको बाहर जाने से रोकेगी, यानी सामने वाले को कम विषैला करेगी। ठीक है, तो ये जो होती है कम विषैली होती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है इसमें देखो एक पतली सी बस भित्ति पाई जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर से पदार्थों का आदान प्रदान काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इसलिए सिंपल सी बात है कि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, यानी ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो सिंपल सी बात आ गई, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो थिक हो गई और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है वो थिन हो गई। और दूसरी बात, सेल वॉल किससे मिलकर बनी? तो पेप्टाइडोग्लाइकन याद कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई कैप्सूल और कोशिका भित्ति के बारे में। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थर्ड पे आती है। आपने 12th के चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा होगा कि जो प्लाज्मा मॉडल है इसको दिया था सिंगर एल निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने। अक्सर आता रहता है क्वेश्चन में, याद रखना। जो फ्लूड मोजैक मॉडल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होता है, और दिया किसने था? सिंगर एंड निकोलसन ने। ये पहली बात तो याद रख लिया। दूसरी बात, किससे मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी बात, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कोशिका के जो अंदर और बाहर सबस्टेंसेस जो प्रेजेंट हैं उनको कंट्रोल करती है कि कितनी मात्रा में तुम्हें बाहर जाना है और कितनी मात्रा में बाहर से अंदर आना है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। तीसरी बात क्या है? कंटेन्स एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। अब देखो बैक्टीरिया है, उसको जीवित रहने के लिए, चलने के लिए तो रेस्पिरेशन भी चाहिए और एटीपी प्रोडक्शन भी चाहिए एनर्जी के लिए। तो सिंपल सी बात है, तो जो एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन करवाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तीनों चीज़ें हमने देख ली। पहली चीज़, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की मिलकर बनी। दूसरी चीज़, काम क्या है इसका? मूवमेंट सब्सटेंसेस को इन और आउट ऑफ द सेल। और तीसरी चीज़, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक, ये देख लिया। फिर चौथी चीज़ क्या है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में? पिलाई एंड फिम्ब्राई। फिम्ब्री और पिलाई ये जो होती हैं, देखो क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। ये कोई बैक्टीरिया, ठीक है, उसकी सरफेस पर दो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं हेयर लाइक। एक लंबी होती है, एक छोटी छोटी होती हैं। तो जो लंबी होती है इसको बोलते हैं पिलाई, और जो छोटी छोटी होती हैं उसको बोलते हैं फिम्ब्राई। ठीक है, फिम्ब्राई और पिलाई याद रखना। हेल्प्स इन अटैचमेंट टू होस्ट सेल्स एंड डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। अभी जब हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। उसमें पिलाई बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो अभी इसको हम आगे देखेंगे। अभी ये बस समझ लो कि अटैचमेंट टू द होस्ट, यानी कोई होस्ट सेल है उसके ऊपर अटैच करने के लिए इसका मदद चाहिए होता है। ये इसी की वजह से उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर होस्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाती है बैक्टीरिया। और इसके अलावा डीएनए ट्रांसफर में कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है पिलाई। अभी आगे देखेंगे, अभी याद रख लो बस इतना। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ई कोलाई होती है, पिलाई को यूज करती है इंटेस्टाइनल लाइनिंग। अब हमने देखा था जो अपने पेट में
इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं वो इस्चेरेसिया कोलाई की वजह से होते हैं, यानी ई कोलाई की वजह से होते हैं। देखो सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, वो ई कोलाई अपने इंटेस्टाइन यानी आंत में चिपकती कैसे है? इन्हीं पिलाई की मदद से वो पकड़ लेती है इंटेस्टाइन को, तो वहाँ चिपक जाती है। ये याद हो गया, पिलाई। इसके अलावा एक पूंछ हमने देखी थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, ये दो बैक्टीरिया की, इसको हमने बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला। अब पिलाई जो होती है वो तो पकड़ने में मदद कर गई, और फ्लैजिला क्या करती है? ये चलने में, बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद करती है। क्या होती है? लॉन्ग व्हिप लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर मूवमेंट, यानी ये बैक्टीरिया को मूव कराती है आगे पीछे। ये हो गई फ्लैजिला का काम। इसके अलावा मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, बना किससे है? फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना है फ्लैजिला। याद हो गया। तो हमने तीन चीज़ देखी, फिम्ब्राई, पिलाई और फ्लैजिला। फिम्ब्री हमने एक जगह और देखा था, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव जब सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने फिम्ब्री देखा था। फिम्ब्री क्या कर रहा था? कोई चीज़ पकड़ने के काम आ रहा था। क्या पकड़ रहा था? जो एग से ओवम निकला था, उस ओवम को कैच कर ले रहा था। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बैक्टीरिया भी करती है। जो फिम्ब्राई और पिलाई होती है, उसकी मदद से वो कैच करके चिपक जाती हैं होस्ट सेल से। सिंपल सी बात। और फ्लैजिला क्या हुई? मूवमेंट में काम आ गई। लेकिन याद रखना, फ्लैजिला किससे बनी है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से, नाम से पता चल रहा है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो, ये तो हो गई, हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख ली। अब इसके अलावा हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं बैक्टीरिया की, यानी आंतरिक संरचनाएं बैक्टीरिया में क्या क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है साइटोप्लाज्म की। दो सब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे तो जितने भी बैक्टीरिया के अंदर मटेरियल रखे हुए हैं वो किसके अंदर रखे हुए हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म। अब देखना, जेल लाइक सबस्टेंस कंटेनिंग वाटर एंजाइम एंड राइबोसोम, यानी ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म, और ये क्या कंटेन करती है? वाटर कंटेन करती है, एंजाइम कंटेन करती है, और राइबोसोम कंटेन करती है। ठीक है। वाटर, एंजाइम एंड राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, याद रखना। इसके अलावा लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब हमने शुरू में ही देख लिया कि बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर भी सिंपल सी बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो एब्सेंट होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियाइड हमने देखा था। जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसे बिखरे फॉर्म में डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल पड़े होते हैं, तो इसको हमने बोला न्यूक्लियोइड। तो ये क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसको हमने बोला बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी ये सिंगल होता है, सर्कुलर होता है। देखो कुछ ऐसा सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा है ना, तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, आरएनए नहीं होता। तो इसको बोलना हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया लैक्स अ न्यूक्लियस। अब ये देखो ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है पूरे बैक्टीरियल सेल में, जबकि जब ह्यूमन सेल होता है या प्लांट सेल होता है उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, याद रखना। तो इसको हमने बोला न्यूक्लियोइड। इसके अलावा एक चीज़ और पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है यहाँ समझो। स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए, यानी जो क्रोमोसोमल डीएनए है इसमें से कुछ हो गए सेपरेट, सेपरेट हो गए तो अलग होकर गोलाकार आकृति बना लिया। तो ये सर्कुलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोमल डीएनए से, यानी इस क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट हो गए और छोटे छोटे गोलाकार आकृतियां बना ली, इसको हमने बोला प्लाज्मिड। क्या होते हैं ये? कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब देखो, हम कोई भी चीज दवाई खाते हैं तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए खाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं। एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब? बैक्टीरिया के विरोधी, यानी जो बैक्टीरिया को किल कर दे। और दूसरी बात, जब हम माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करते हैं यानी एटीएस टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें इसीलिए करते हैं कि कौन सी दवाई, कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा कारगर है। तो सिंपल सी बात है, ये जो जीन्स होती हैं, जो प्लाज्मिड होती हैं, यही बैक्टीरिया को और एडवांस बनाती हैं कि तुम एंटीबायोटिक के खिलाफ और अच्छे से लड़ सको। तो वहाँ हेल्प आती है प्लाज्मिड्स की। दूसरी बात, कैन बी ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया वाया कंजुगेशन। अभी जब हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर कंजुगेशन में देखेंगे कैसे ट्रांसफर हो रही हैं प्लाज्मिड। ठीक है। फिर आता है राइबोसोम। साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या पड़ी होती हैं? राइबोसोम। अभी पहली बात समझो, 70s राइबोसोम्स होती हैं, हमेशा याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम पाई जाएंगी। अब क्या है 70s राइबोसोम? देखो, इसके अंदर दो सब यूनिट होती है कोई भी राइबोसोम के अंदर, हमने सेल बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ रखा है। जो सेल वाला मेरा लेक्चर है, आप उसे जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हमने देखा था कि दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। तो ऐसे ही राइबोसोम के जो बैक्टीरियल राइबोसोम है उसकी भी दो सब यूनिट, एक लार्ज एक स्मॉल। तो लार्ज जो होती है वो 50s और स्मॉल होती है 30s। अब इन दोनों को जोड़ने मत बैठ जाना कि 50 और 30 तो 80 हो गया सर, 70s क्यों बोल रहे हो? ऐसा होता है कि राइबोसोम में एक 10s कम जोड़ते हैं। ठीक है। तो 50 और 30 यहाँ पर 70 होती हैं। तो 70s राइबोसोम कहाँ मिली? बैक्टीरिया के अंदर।
लार्जर सब यूनिट 50s की और स्मॉलर सब यूनिट 30s की। दूसरा इसका फंक्शन क्या हुआ राइबोसोम का? राइबोसोम का फंक्शन हमने अच्छे से देख रखा है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने के काम आता है राइबोसोम। तीसरा एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ये एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन एंड एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। तो ये राइबोसोम हो गए बैक्टीरिया के। अब इसके अलावा और क्या पाई जाएंगी? इंक्लूजन बॉडीज। ये देखो कुछ छोटी 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 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इसको बोला ग्रेन्यूल्स। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, जो एक ग्रेन्यूल्स होती हैं ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब ये क्या स्टोर कर रखी हैं? इनके अंदर होते हैं ग्लाइकोजन, सल्फर और फॉस्फेट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बैक्टीरिया के अंदर? ग्लाइकोजन, सल्फर और फास्फेट। उनको स्टोर करके कौन रखा है? इंक्लूजन बॉडीज। अब इसके अलावा और एक चीज पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स, देखो पहले चीज एक कॉन्सेप्ट समझो, दो स्पोर्स होते हैं, एक एंडोस्पोर एक एक्सोस्पोर। तो नाम से पता चला एंडो यानी विद इन। तो ये जो स्पोर होगी प्रेजेंट विद इन द सेल, यानी कोई सेल के अंदर एक स्पोर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। अब एक्सो का मतलब होता है आउट। तो सिंपल सी बात है, कोई भी सेल है उसके बाहर पाई जाएगी ये स्पोर, इसको हमने बोला एक्सोस्पोर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंडो और एक्सो में कंफ्यूज नहीं हो गए। अब देखो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, यानी काफी रेजिस्टेंट एक स्ट्रक्चर होती है, फाउंड बाय सम बैक्टीरिया अंडर हार्श कंडीशन, यानी कुछ हार्श कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए बनाई गई एक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये क्या होती हैं? कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन एंड केमिकल्स। देखो मोनेरा जो होती हैं उसमें आर्की बैक्टीरिया आते हैं, आर्की मतलब आदिम टाइप के। और हमने देखा कि लाइफ जब अर्थ पर आई तो सबसे पहले फॉर्म होने वाले एनिमल्स कौन थे? बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया जो थे वो काफ़ी हार्श कंडीशन, उस टाइम धरती जो थी बहुत ज़्यादा गर्म थी, सिंपल सी बात है, ठीक है, आग का गोला थी धरती भी पहले। तो उस हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करते थे, कैसे रिप्रोडक्शन करते थे? एंडोस्पोर्स बना के। तो ये हाईली रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होती हैं, और इसके अलावा एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन एंड केमिकल्स इनको सर्वाइव कर सकती हैं, यानी उसमें जीवित रह सकती हैं, ये याद रखना। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे बैसिलस एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, कहाँ गया, सॉरी बैसिलस एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। देखो बैसिलस एंथ्रेक्स जो एंथ्रेक्स बीमारी कॉज करता है, बैसिलस एंथ्रेक्स जो एंथ्रेक्स बीमारी कॉज करता है, ये स्पोर्स से ही कॉज करता है, ठीक है, इंडो स्पोर्स से कॉज करता है। तो याद रखना बैसिलस एंथ्रेक्स जो एंथ्रेक्स बीमारी कॉज करता है स्पोर से कॉज करता है, याद हो गई। तो ये थे बैक्टीरिया के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, बहुत ही डिटेल में बहुत डीपली मैंने समझाया है, तो इसको हमेशा याद रखना, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा ये एक और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप 10 से लेके 20 स्टार लगा लो, अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, निश्चित है, लिख के ले लो। क्या है? शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कितने शेप्स होते हैं? सिंपल सी बात है, 4 शेप होते हैं, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो और स्पाइरिलम। कौन कौन से बताए हमने? बैसिलस, कॉकस, विब्रियो और स्पाइरिलम। बैक्टीरिया के कितने शेप? 4 शेप, ठीक। तो बैसिलस जो होती है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। रॉड मतलब देखो एक लंबी लंबी रॉड्स दिखाई दे रही है, ठीक है, ये छाड़ाकार, इसको हम बोलते हैं छाड़ाकार, ठीक है। तो छड़ लाइक स्ट्रक्चर यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं बैसिलस। फिर आती है कॉकस। कॉकस का मतलब क्या हुआ? स्फेरिकल यानी गोलाकार। तो कॉकस जो होती है इसे गोलाकार होती है। अब एक गोला है तो इसको एक कॉकस बोला हमने, दो गोले हैं तो इसको डिप्लोकॉकस बोला, फिर गोले गोले मिलकर अगर कॉलोनी बना ली तो इसको हम बोलते हैं स्टाइप्लोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई। तो याद रखना कॉकस मतलब गोलाकार। फिर विब्रियो आता है, विब्रियो का मतलब कॉमा शेप, ये ऐसा कुछ कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है तो इसको बोलते हैं विब्रियो। और फिर लास्ट में आता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल शेप। अब स्पाइरल शेप आपने कॉपी देखी होगी, उसके पीछे जो स्पाइरल्स लगी होती हैं जिसके थ्रू वो कॉपी अटैच होती है, उसको कैसी होती है? वो ऐसे कुछ सर्पाकार टाइप की होती है, ठीक है। तो स्पाइरिलम की जो शेप है वो सर्पाकार होती है। तो हमने बैक्टीरिया के कितने शेप देखे? 4 शेप, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो और स्पाइरिलम, ठीक है। तो बैसिलस कैसा हुआ? रॉड लाइक। कॉकस कैसा हुआ? गोलाकार। विब्रियो कैसा हुआ? कॉमा के आकार का। और स्पाइरिलम जो हुआ वो सर्प के आकार का हो गया। तो ये थे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, 4 टाइप के, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। देखो बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, इन 4 टाइप से बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के पैदा होने तक, उनके जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर करने तक 4 प्रकार के प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन। तो नाम से पता चल रहा है द्विखंडन, कोई बैक्टीरिया है वो 2 खंडों में टूट गया है, सिंपल सी बात। सबसे इंपॉर्टेंट है
और सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी आता है और सबसे मोस्ट कॉमनली भी है। ठीक है, तो जो बाइनरी बाइनरी फिजन है यानी द्विखंडन है सबसे कॉमन है। तो प्राइमरी मेथड भी यही हो गया, इसकी बैक्टीरिया है वो दो पार्ट में टूट गई और वन बैक्टीरिया से टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बन गई, यानी एक बैक्टीरिया वो टूट के दो डॉटर सेल बना ली, तो उसको हमने बोला बाइनरी फिजन। और रैपिडली अंदर ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन क्या हुई, जहाँ बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, वहाँ और तेजी से होगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसने अच्छे से दवाई नहीं ली, ठीक, अब बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए तो अच्छे से इन्वायरमेंट मिल गया, तो और ज़्यादा बीमार पड़ता जाता है। रैपिड वहाँ पर ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर रैपिड होने से एक बैक्टीरिया है, देखो वहाँ से दो डॉटर सेल बन गई। यहाँ समझो एक पेरेंट सेल है, यह इसके अंदर मीजोसोम होता है, इसने यहाँ पर इनको दो पार्ट में बांट दिया, यानी पहले तो ये क्या हुए, जो इनके डीएनए थे, जेनेटिक मटेरियल थे, वो अलग हुए, फिर यहाँ से धीरे धीरे बीच से कट कर ये दो डॉटर सेल और दोनों आइडेंटिकल यानी सेम डॉटर सेल, इसको हमने बोला द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन। तो ये पहला चीज हो गया बाइनरी फिजन। इसमें क्या याद रखना, प्राइमरी मेथड है और इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का नाम से पता चल रहा है संयुग्मन, संयुग्मन मतलब जुड़ गए आपस में, एक में क्या हो गया टूट गए, एक में हो गए जुड़ गए। अब देखो जुड़े कैसे, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विया पिलाई, यानी पिलाई के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया। अभी हमने जब पिलाई पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज़ बताया था आपको, अभी पिलाई आगे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है। अब यहाँ देखते हैं पिलाई कैसे हेल्प करता है। इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज होता है कॉन्जुगेशन की मदद से। अब यहाँ समझो कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मन, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो पिलाई होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसने क्या किया, एक और बैक्टीरियम सेल है उसके अंदर अपनी पिलाई लगा दी। ठीक है, तो ये जो पिलाई हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इसके अंदर डोनर था एक रेसिपिएंट था, डोनर के अंदर मोबाइल प्लाज्मिड है, मोबाइल का मतलब चलायमान, यानी ये चलता फिरता प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड जो है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, अब ये प्लाज्मिड इसके अंदर भी लेके जाना है, तो पिलाई से क्या हुआ, इसने यहाँ से सीधे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया दूसरे सेल में, अब इसके पास भी प्लाज्मिड, इसके पास भी प्लाज्मिड प्लाज्मिड, अब दोनों हो गए खतरनाक और एंटीबायोटिक के खिलाफ रजिस्टेंट। तो ये थी कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो दूसरा देख लिया हमने कॉन्जुगेशन। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला हमने, परिवर्तन। परिवर्तन में क्या होता है, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, यहाँ समझो, जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड होती है वो कोई इन्वायरमेंट से अगर कोई आ रहा है डीएनए मटेरियल, तो उसको अपने अंदर अटैच कर लेते हो। सिंपल सी बात है, परिवर्तन, यानी बैक्टीरिया जो होती है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से परिवर्तित होती है, उसको अपने हिसाब से ढाल लेती है। ठीक है, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कोई फॉरेन डीएनए उसको इन्वायरमेंट से अपने ऊपर लेकर अपने हिसाब अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया। फिर चौथी चीज़ क्या आती है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ये भी याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, संवाहन बोलते हैं इसको। संवाहन क्या है, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए विया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है, देखो यहाँ समझो, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज नाम से मत लगाना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बैक्टीरियोफेज क्या है निम्न में से, ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन आपको दिया रहेगा बैक्टीरिया, हड़बड़ी में लगा मत देना नाम से कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज जो होता है, इसके हिसाब से बैक्टीरिया इसकी मदद से डीएनए ट्रांसफर करती है। अब यहाँ समझो, जैसे कोई सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कोई एक सेल है उसके ऊपर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज आकर बैठा। ठीक है, और उसके अंदर जो डीएनए थे उसने इस सेल के अंदर छोड़ दिया। अब जो इसकी सेल दोनों में मिल गई। अब इससे क्या हुआ, जो बैक्टीरियोफेजेस थे उसके अंदर क्या हुआ, इस बैक्टीरिया का भी डीएनए चला गया और उसका भी डीएनए तो प्रेजेंट था ही। उसके बाद फिर क्या हुआ है, अब यही बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया में गई, तो वहां पर भी जो इसने जब जेनेटिक मटेरियल छोड़ा, तो इसके साथ साथ इसने जो पुरानी सेल से जेनेटिक मटेरियल लेके आया था उसको भी छोड़ दिया। ठीक है, अब ये मिक्स हो गई, तो सिंपल सी बात है कि एक सेल से दूसरे सेल तक बैक्टीरिया का डीएनए मटेरियल पहुंच गया, किसके थ्रू, वहां कौन था, बैक्टीरियोफेज था। याद हो गया, तो चार तरह के रिप्रोडक्शन हमने देख लिए, बाइनरी फिजन से लेके कॉन्जुगेशन देखा, ट्रांसडक्शन देखा और ट्रांसफॉर्मेशन देखा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ मैंने। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है बैक्टीरिया के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया के। सबसे पहले देखो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कैसे बेनिफिशियल होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं,
एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में हेल्प करते हैं, इंडस्ट्री कोई चीज़ इंडस्ट्री की है वहाँ हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो पूरी बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बैक्टीरिया पे ही डिपेंडेंट है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले डाइजेशन में देखो कहाँ हेल्प किया बैक्टीरिया ने। लैक्टोबैसिलस आपने नाम सुना होगा। ये क्या होता है, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड इन इंटेस्टाइन। जो आंत के अंदर फूड्स होते हैं वहाँ लैक्टोबैसिलस क्या करता है, उनको ब्रेकिंग डाउन करता है, उनको तोड़ता है, पानी आपके पाचन में मदद करता है। तो ये है पहला बैक्टीरिया। दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। अब खेती बाड़ी में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। ये खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वहाँ हेल्प करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो एग्रीकल्चर में हेल्प हो गई। फिर इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के एक बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, उसी की हेल्प लेकर बनाई जाती हैं। तो इंडस्ट्री में भी हेल्प हो गई। फिर आया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग और वैक्सीन प्रोडक्शन। जो अभी कोविड-19 आया था, इसका वैक्सीन भी बनाने में हमने बैक्टीरिया का ही हेल्प लिया था। तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया हेल्प आती हैं। इसके अलावा हार्मफुल बैक्टीरिया तो हो गई, बेनिफिशियल के बाद दूसरी चीज़ क्या है, हार्मफुल। एक तो फायदा करे, दूसरी तरफ से नुकसान भी कर रही है। तो डिजीज कॉज, पहला डिजीज कॉज करती हैं। अब सिंपल सी बात है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बचपन से नाम सुनते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग यानी टीबी किसने कॉज किया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसके अलावा साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। फूड पॉइजनिंग करता है। एक चीज़ और याद रखना, साल्मोनेला अगर टाइफिया है तो वो टाइफाइड कॉज करता है, और जो अगर साल्मोनेला आए तो फूड पॉइजनिंग। इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या करता है, बोटुलिज्म नाम का एक बीमारी होता है। इसमें क्या सिम्टम्स है, स्वेलिंग हो जाती है, ड्रॉपी आईलिड्स हो जाती है, यानी ऐसे लगता है औंधा औंधा सा इंसान लगता है कि अभी सो के उठ के आया है। इसके अलावा ब्लरी विजन, आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता, मसल वीक हो जाते हैं, स्पीक बोलने में दिक्कत होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इस अवस्था को बोलते हैं बॉटुलिज्म। वो कौन कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, याद हो गया। इसके अलावा स्पॉइल फूड, कोई भी खाना हम रख देते हैं अगर, तो वो लंबे टाइम तक फ्रिज वगैरह में नहीं रखा था तो सिंपल सी बात है खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है, बैक्टीरिया की वजह से। तो खाद्य सामग्री भी खराब करता है बैक्टीरिया। और इसके अलावा डैमेज क्रॉप, आपने इस तरह की पत्तियां अक्सर देखी होंगी जो हरी हुई होती हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे धब्बे धब्बे से ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, वो मुरझा जाते हैं कुछ एरिया में, अक्सर दिखी होंगी ना, देखा है। तो वो जो होता है क्यों होता है, वो जेंथोमोनास की वजह से होता है। तो जेंथोमोनास जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये प्लांट डिजीज कॉज करता है। तो ये हो गई हार्मफुल बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरियल कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से और दूसरी चीज़ स्टेरिलाइजेशन, हमने बहुत डिटेल में भी पिछले ही लेक्चर में पढ़ा हुआ है। डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स भी देखा हमने, और वैक्सीनेशन। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, किल और इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो किल करती हैं या इनहिबिट यानी संदमित कर देती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। इसके अलावा जैसे एग्जांपल्स क्या हैं एंटीबायोटिक्स के, पेनिसिलिन हो गई। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, तो एक चीज़ याद रखना, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है, याद रखना। और टेट्रासाइक्लिन। तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या करती हैं, किल और इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। स्टेरिलाइजेशन, अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा अच्छे से, कि बैक्टीरिया को ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया, हीट से ख़त्म किया, ऑटोक्लेविंग की, यूवी रेडिएशन मारा, या ओ माइक्रो ओवन में रखा। तो उसकी वजह से स्टेरिलाइजेशन की वजह से बैक्टीरिया को किल किया जाता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स आते हैं, जैसे केमिकल होते हैं जो अल्कोहल होते हैं, ब्लीच होते हैं। जैसे सैनिटाइजर हो गया, मान के चलो एक केमिकल। सैनिटाइजर क्या किया आपने, कोई भी काम किया, लैब में कोई काम किया, तो अपने अपने हाथ पे डाल लिया, उसकी वजह से क्या हो, जो आपके हाथ पे बैक्टीरिया चिपके होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो केमिकल की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स या एंटीसेप्टिक्स, उनकी वजह से बैक्टीरिया को किल करना कहलाता है डिसइंफेक्टेंट्स या एंटीसेप्टिक्स। और फिर लास्ट में आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की मदद से भी हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। कैसे, प्रिवेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी वैक्सीनेशन का क्या काम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। अब एग्जांपल क्या है, एक बीसीजी का टीका आता है। बीसीजी का टीका हम बचपन में क्यों लगवाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। अगर बीसीजी का टीका लग जाता है तो ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये वैक्सीनेशन भी हेल्प करती है बैक्टीरियल कंट्रोल को और ट्रीटमेंट को। तो ये था भाई आपका बैक्टीरिया ए टू जेड, हमने बहुत डिटेल में देखा। अब इसमें बस यही जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को, इसको और डिटेल में देखेंगे, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में देखेंगे। तो यही था छोटा सा बैक्टीरिया का लेक्चर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा आप इस नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।